का वो बयान कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर लॉक्ड है। भाई ऐसी परिस्थिति देश के कई और राज्यों में है। आप गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं जो कि वाटर लॉक्ड है। बट अगर वहां पर अगर रोजगार के अवसर अगर उत्पन्न हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत नहीं है। वो चाहते नहीं कि बिहार के युवा यहीं पर रोजगार हासिल करें, क्योंकि जिस दिन वो यहीं पर आकर अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार हासिल करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछने लगेंगे, जैसे आज चिराग पासवान उनसे सवाल पूछता है। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के वक्त इन्होंने एक जुमला दिया 19 लाख रोजगार का। भाई क्या हुआ उसका? लगभग साल बीतने को आया है, 19 लाख आप भूल जाइए, 50,000 दिए होंगे आपने, 1 लाख दिए होंगे आपने, 2 लाख दिए होंगे, जो भी दिए होंगे भाई आप उसके आंकड़े तो आप साझा कीजिए। पर यहाँ पर रोजगार नए उत्पन्न करना तो दूर की बात है, जो बैकलॉग है आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। जो वैकेंसीज आप निकालते हैं, अभ्यर्थी सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। पीएड के टीचर्स अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए वो वहां पर खड़े थे, उनसे से मुलाकात करके अपनी वेदना को उनके सामने रखना चाहते थे, उनके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं। छात्रों के आप हालात देख लीजिए भैया, 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये जवाबदेही कब तय होगी? भैया भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हमारे युवाओं का। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, आपने उनके भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ने इस मुहिम की शुरुआत की है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो। समस्या को पहले टारगेट करने की जरूरत है भैया। सिंगल विंडो क्लियरेंस ही नहीं है हमारे प्रदेश में रोजगार के लिए। अगर कोई निवेशक आता है, निवेश करना चाहता है, उसको इतने दरवाजे से गुजरना पड़ता है कि उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है रोजगार उत्पन्न करने को लेकर। यहाँ पर आईटी जॉब्स इसलिए नहीं खुल सकते, एमएनसीज इसलिए नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि आप जमीन आप मुहैया नहीं करा सकते निवेशकों को। दूसरे प्रदेशों में जाकर देख लीजिए, जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात है या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो निवेशक समिट करवाते हैं, इन्वेस्टर समिट करवाते हैं। आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब ऐसा इन्वेस्टर समिट कराया हो, किसी को शायद ही वो तस्वीरें याद हो। तो जब तक आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, आप उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? शिक्षा के वही बदहाल स्तर है। हमारे बच्चे आज भी कोटा जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए। और कोटा की परिस्थिति समझ लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था क्यों नहीं आप बिहार में दे सकते? क्यों नहीं आप पटना में दे सकते? क्यों नहीं आप यहाँ आरा में दे सकते? क्यों नहीं अच्छे आईटी उसमें अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग वो अपनी राय रखते हैं? जातिगत जनगणना की बात है, उसमें अपने सहयोगी से अलग वो राय रखते हैं। जनसंख्या निरंतर कानून की बात हो, उसमें वो अपनी अलग राय रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता बना रहे हैं अपने मौजूदा गठबंधन से अलग होने का। और यही कारण है कि पीएम मटेरियल का शगुफा इनकी तरफ से शुरू किया गया। भाई क्या जरूरत है आपको पीएम मटेरियल के बारे में चर्चा करने की? और चलिए आपके किसी नेता ने बोल दिया एक बार तो बात आई गई भी हो सकती थी, पर अब तो बकायदा आपकी एक बैठक में, जो कि राष्ट्रीय स्तर की इनकी एक बैठक थी, उसमें आपने प्रस्ताव तक पारित करवा दिया। और प्रस्ताव, मैं खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं कि कोई भी प्रस्ताव किसी भी दल में ऐसे ही नहीं बनता, ऐसे ही नहीं पारित होता। उसके लिए बकायदा एक कमेटी तैयार होती है, उस प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी के सामने वो प्रस्ताव आता है। तो जब आप पीएम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो भैया आप किसको आंख दिखा रहे हैं? आपके पीएम मटेरियल बनने से, होने से, नहीं होने से चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपके अपने सहयोगी को पड़ता है। किसकी कुर्सी आप छीनना चाह रहे हैं भैया? अपने गठबंधन में जो आपका सहयोगी है उन्हीं के पार्टी के ना प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कहीं ना कहीं आपकी नजर उन्हीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और ये बात मैंने 11 नवंबर 2020 को, 10 नवंबर को परिणाम आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के, और मैंने 11 नवंबर को प्रेस वार्ता में मैंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः पासा पलटेंगे और पुनः वो महागठबंधन में जाएंगे और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहेंगे। और ये कहीं ना कहीं उसी की ही भूमिका तैयार की जा रही है। जिस तरीके से वो भाजपा से धीरे धीरे अपनी दूरियां बना रहे हैं, ऐसे ऐसे विषयों को उठा रहे हैं जहां पे सहयोगी की राय अलग, आपकी राय अलग, तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि भैया बिहार आज की तारीख में मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है, मेरी चिंता इस बात की है कि इन तमाम विषयों में जो बिहार के जो असली मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे छूट जाते हैं।
पिछले 8-9 महीने में जितना भी समय हुआ हो इस सरकार को बने हुए, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने चर्चा की तो सिर्फ और सिर्फ अपने जातीय समीकरण की, उन्होंने चर्चा की तो अपने विरोधाभास की, अपने गठबंधन के साथियों से। तो इसीलिए आने वाले समय में, और इस आशीर्वाद यात्रा का मेरा मकसद भी यही है, लक्ष्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पहुंचे, ताकि कैसे हम लोग बिहार को विकसित बना सके। रोजगार का मैंने जिक्र किया, उसमें शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कि कैसे यहाँ पर शिक्षा के बेहतर अवसर हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। बाढ़ से हमारा प्रदेश निरंतर प्रभावित रहता है, बार बार हम लोगों ने इस बात का जिक्र। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हमारे